एवरीवन। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बायोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन, तो आप सबको याद होगा। अगर मैं थोड़ा उस चीज़ को रिवाइज करूं, फिर उसके बाद इस लेक्चर से कनेक्शन बनाएं। हमने बायोकेमिस्ट्री का एक डेफिनेशन पढ़ा था, याद होगा आपको। स्टडी अबाउट द केमिकल कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब बायोकेमिस्ट्री में हम उन केमिकल कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में मौजूद होते हैं। तो आपको याद होगा कि वो केमिकल कंपोनेंट्स कौन कौन से थे। वहीं पर मैंने एक सवाल राइज किया था, ठीक है हम केमिकल कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और इस पढ़ने को हम बायोकेमिस्ट्री कहेंगे, लेकिन वो केमिकल कंपोनेंट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से होंगे। तो इसके जवाब में हमने कहा था प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड। ये सारे वो केमिकल कंपोनेंट्स थे जैसे कि विटामिन, हार्मोन, एंजाइम। इनके बारे में पढ़ने को हम बायोकेमिस्ट्री कहेंगे। ये वो केमिकल कंपोनेंट्स थे। तो अब इन सारे केमिकल कंपोनेंट्स में से एक केमिकल कंपोनेंट को हम डिस्कस करने जा रहे हैं और वो है प्रोटीन। तो प्रोटीन का पहला पॉइंट जो है, प्रोटीन इज द मोस्ट अबंडेंट केमिकल कंपोनेंट। जितने भी केमिकल कंपोनेंट हमने पढ़े थे जैसे कि विटामिन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, इन सारे केमिकल कंपोनेंट्स में से मोस्ट अबंडेंट केमिकल कंपोनेंट कौन सा है? प्रोटीन। मतलब वो केमिकल कंपोनेंट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे ज्यादा अमाउंट में मौजूद है। ओके, तो ये पॉइंट आपको समझ आ गया कि सारे केमिकल कंपोनेंट्स में से सबसे ज्यादा केमिकल कंपोनेंट कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म में मौजूद होता है, तो वो है प्रोटीन। नंबर 7 पॉइंट पे मैंने लिखा है 50% ऑफ ड्राई वेट ऑफ सेल। जो प्रोटीन होता है वो 50% ऑफ ड्राई वेट ऑफ सेल में होता है। 50% ऑफ ड्राई वेट ऑफ सेल। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये ड्राई वेट ऑफ सेल है क्या। आप सबको पता है सेल में वाटर कितना होता है? 70 to 90%। तो अगर सेल के 70 to 90% ऑफ वाटर को आप एवापोरेट कर दें, अगर आप इसको क्या कर दें, एवापोरेट कर दें, तो बाद में जो सेल का वेट होगा ना, सेल का जो वेट होगा उसके वेट को हम क्या कहेंगे? ड्राई वेट ऑफ सेल। और पानी को एवापोरेट करने के बाद जो सेल का वेट होगा उसको आपने ड्राई वेट ऑफ सेल का। ड्राई वेट ऑफ सेल में प्रोटीन का वेट कितना होगा या प्रोटीन कितना परसेंट होगा, तो वो होगा 50%। मतलब बाकी सब केमिकल कंपोनेंट से ज्यादा अवेलेबल होगा प्रोटीन। तो यहाँ पर ये बात, पहला पॉइंट जो हमने कहा कि ये मोस्ट अबंडेंट है, तो ये दूसरे पॉइंट में क्लियर हो गया। और जो प्रोटीन है उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। एलिमेंट्स जैसे कि कार्बन, एलिमेंट जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। आप कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट में जो एलिमेंट होंगे वो होगा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, लेकिन इसमें नाइट्रोजन भी होगा। इसलिए मैं यहाँ पर लिखा है कि बेसिक एलिमेंट, जो प्रोटीन में बेसिक एलिमेंट होता है वो कौन सा होता है? नाइट्रोजन। ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब हम डिस्कस करेंगे कि प्रोटीन की इंपॉर्टेंस क्या है। नंबर पहले पॉइंट पे है प्रोवाइड एनर्जी। सबसे पहले ये है कि प्रोटीन एनर्जी प्रोवाइड करता है। जैसे कि हम मीट खाते हैं, मीट प्रोटीन है, तो उसको खाने के बाद हमें एनर्जी मिलता है, डेफिनेटली मिलता है। 1 ग्राम प्रोटीन खाने से हमें एनर्जी कितना मिलेगा? 4.3 किलो कैलोरी एनर्जी मिलेगा सिर्फ 1 ग्राम प्रोटीन खाने से। तो पहला फंक्शन या पहला इंपॉर्टेंस प्रोटीन का ये होगा कि वो एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। नंबर 2 पॉइंट पे है कि प्रोटीन, नंबर 2 पॉइंट पे है कि प्रोटीन क्या है? बिल्डिंग मटेरियल है। ठीक है, प्रोटीन क्या है? बिल्डिंग मटेरियल है। मतलब हमारे बॉडी में किसी न किसी चीज को बनाएंगे। अब इसको कैसे समझें? इसको कुछ इस तरह समझते हैं, आपका जो स्किन है, आपके जो हेयर्स हैं, ये सारे किस चीज से बने हैं? ये प्रोटीन से बने हैं। केराटिन प्रोटीन होता है, उससे ये आपके बने होते हैं। तो मतलब प्रोटीन हमारे बॉडी में बिल्डिंग मटेरियल के तौर पर काम करता है, मतलब कोई ना कोई चीज बनाता है। उसके बाद है प्रोटीन एंजाइम्स। जितने भी आपने पढ़े होंगे या अभी हमारा चैप्टर आएगा हम एंजाइम्स पढ़ेंगे। एंजाइम जितने भी होते हैं प्रोटीन होते हैं। तो मतलब एंजाइम का जो फंक्शन होगा वही प्रोटीन का फंक्शन लगेगा। एंजाइम है ही प्रोटीन। तो एंजाइम्स क्या होते हैं? एक्सेलरेटर होते हैं, मतलब स्पीड अप करते हैं। अब किस चीज को स्पीड अप करेंगे? केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करेंगे। जो केमिकल रिएक्शंस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रही हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन है,
मसल कॉन्ट्रैक्शन है, ये जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रही है, इन केमिकल रिएक्शंस को एंजाइम्स क्या करेंगे, स्पीड अप करेंगे या एक्सेलरेट करेंगे। तो एंजाइम के लिए आपको वर्ड याद रखना है कि एंजाइम्स आर एक्सेलरेटर्स ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस। और उसके बाद है हमारे पास हार्मोन। हार्मोन्स भी प्रोटीन होते हैं, आपने बहुत सारे हार्मोन्स पढ़े होंगे, लेकिन मैंने यहाँ पर एडीएच एंटी डायरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन का एग्जांपल दिया है। एडीएच आपको कलेक्टिंग डक्ट में रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कराता है, ऑक्सीटोसिन ये लेवल पॉइंट में, ये सारे हम हार्मोन्स के चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन कहने का मकसद ये है कि हार्मोन्स जो है वो प्रोटीन है, और हार्मोन्स ही रेगुलेटर होते हैं, हमारे बॉडी को रेगुलेट करने वाले। अगर हमारे बॉडी के अंदर पानी कम हो जाता है तो एडीएच हार्मोन प्रोड्यूस होता है, जिसका फुल फॉर्म है एंटी डायरेटिक हार्मोन। इसका एक दूसरा नाम है वेसोप्रेसिन। तो ये हार्मोन प्रोड्यूस होता है जो वाटर की एब्जॉर्प्शन को ज्यादा करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हार्मोन्स हमारे बॉडी में क्या आते हैं, रेगुलेटर है, और हार्मोन प्रोटीन है तो मतलब प्रोटीन ही रेगुलेटर है। इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं। उसके बाद एंटीबॉडीज आपने सुने होंगे। एंटीबॉडीज वो सब्सटेंसेस हैं, अगर कोई भी पैथोजन हमारे बॉडी में चला जाए तो एंटीबॉडी उसको खत्म कर देते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये एंटीबॉडीज हैं क्या। तो आपको मैं ये बताता चलूं कि ये एंटीबॉडीज भी क्या है, प्रोटीन है, और जो डिफेंस का काम करते हैं। उसके बाद है हेमोग्लोबिन। डेफिनेटली हेमोग्लोबिन हमारे ब्लड के अंदर मौजूद होता है, वो भी एक प्रोटीन है जिसका काम है ऑक्सीजन को कैरी करना। हमने सांस के जरिए ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन लंग्स होता है, वो भी एक प्रोटीन है जिसका काम है ऑक्सीजन को कैरी करना। हमने सांस के जरिए ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन लंग्स में गया, अब यही लंग्स में गया, अब यही ऑक्सीजन बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स, जैसे कि हमारे पाँव के सेल्स हैं, स्टमक के सेल्स, सारे सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए। अब ये ऑक्सीजन हर एक सेल तक कौन लेकर जाएगा, ब्लड लेकर जाएगा। ब्लड में भी कौन सी चीज लेकर जाएंगे, हेमोग्लोबिन। तो ये है प्रोटीन, असल में प्रोटीन जो ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। नंबर 3 पे आपके पास इंसुलिन, मतलब नेक्स्ट पॉइंट है इंसुलिन। इंसुलिन भी एक प्रोटीन है। आप सबको पता है कि डायबिटिक पेशेंट जिनमें नेचुरली इंसुलिन उनका पैनक्रियास प्रोड्यूस नहीं कर पाता, तो आर्टिफिशियली हम उनको इंसुलिन देते हैं। इंसुलिन भी एक प्रोटीन है, ठीक है, जिसका काम क्या है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करना। जब भी ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाए उसको कम करना। इंसुलिन आपका पैनक्रियास एक ग्लैंड है, उससे प्रोड्यूस होता है। तो अब कहने का मतलब यह है कि प्रोटीन इंसुलिन प्रोटीन है जिसका काम है ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करना। उसके बाद एक्टिन मायोसिन है, वो भी प्रोटीन है जो मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। और उसके बाद है प्रोटीन हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द क्रोमोसोम्स। जो प्रोटीन होते हैं, ये भी एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन क्रोमोसोम्स की मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं। जब सेल डिवीजन होती है ना, सेल डिवीजन के दौरान यही प्रोटीन क्रोमोसोम्स की मूवमेंट भी हेल्प करते हैं। अब वो कौन सा प्रोटीन है जो क्रोमोसोम्स की मूवमेंट में हेल्प करेगा, देन दैट इज ट्यूबुलेंट प्रोटीन। ओके, अब उसके बाद ये कुछ इंपॉर्टेंस थे प्रोटीन के, ठीक है। तो प्रोटीन की कुछ इंपॉर्टेंस हमने ऐसे डिस्कस किए। प्रोटीन एनर्जी प्रोवाइड करेगा। 1 ग्राम प्रोटीन कितनी एनर्जी देगा, 4.3 किलो कैलोरी। ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ। प्रोटीन का 1 ग्राम कितनी एनर्जी देगा, ये आपका एक एमसीक्यूज है। उसके बाद ये बिल्डिंग मटेरियल है, जैसे हेयर और स्किन को बनाने, एंजाइम है, मतलब एक्सेलेटर है, एंटीबॉडीज है, बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म करेंगे, हेमोग्लोबिन है, ऑक्सीजन कैरी करेंगे, और इंसुलिन भी प्रोटीन है तो ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करेंगे। एक्टिन मायोसिन है, क्रोमोसोम्स की मूवमेंट में इनका काम है। इसके साथ साथ आप सबको ये बताता चलूं कि प्रोटीन एक बड़ा मॉलिक्यूल है, मतलब एक लार्ज मॉलिक्यूल है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, पॉलीमर है। ये जितने भी टर्म्स मैंने अभी कहे हैं ये हम डिस्कस करेंगे। प्रोटीन एक लार्ज मॉलिक्यूल है, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, और जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। अब इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है प्रोटीन्स पॉलीमर होते हैं। पोली लफ्ज का मतलब होता है मेनी, मर्स का मतलब होता है यूनिट, मतलब बहुत सारे यूनिट्स मिलते हैं तब जाके प्रोटीन बनता है। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि प्रोटीन कौन कौन से यूनिट जब आपस में मिलते हैं तो प्रोटीन बनता है।
जाहिर सी बात है, हमने खुद कहा प्रोटीन पॉलीमर है, मतलब प्रोटीन एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल मेनी यूनिट्स आएंगे। अब वो यूनिट्स कौन से होंगे? जो छोटे छोटे यूनिट्स आपस में मिलकर एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बनाएंगे जिसको हम प्रोटीन कहेंगे। तो इस केस में छोटे छोटे मॉलिक्यूल कौन से होंगे? द आंसर इज अमीनो एसिड। यहाँ पर जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे अमीनो एसिड होंगे। एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से लिंक करेगा पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू, फिर तीसरे से, फिर चौथे से, बीच में पेप्टाइड बॉन्ड होगा। ऐसे बहुत सारे अमीनो एसिड जब आपस में मिलेंगे तो प्रोटीन बनेगा। तो ये सवाल एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि सब यूनिट्स ऑफ प्रोटीन, मतलब प्रोटीन जिन कंपोनेंट से बना होगा उनका नाम क्या होगा? अमीनो एसिड। उसके बाद है ये स्मॉल यूनिट्स ऑफ अमीनो एसिड कंबाइन to form large complex। जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स अमीनो एसिड के आपस में मिलेंगे तो वो क्या बनाएंगे? प्रोटीन बनाएंगे। और इस प्रोसेस, उस प्रोसेस जिसके दौरान अमीनो एसिड मिलेंगे और प्रोटीन बनेगा, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? कंडेंसेशन। और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे अमीनो एसिड्स को। अमीनो एसिड्स टोटल कितने होते हैं? अमीनो एसिड्स में टोटल कितने अमीनो एसिड टोटल कितने होते हैं? अमीनो एसिड हमारे बॉडी में नेचुरली कब सिंथेसाइज होते हैं, आर्टिफिशियली कब सिंथेसाइज होते हैं, ये सारी चीजें हमें डिस्कस करना है नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अल्लाह हाफिज़।